हेलो प्यारे विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशंस 2024-25 क्लास 10 का साइंस का ऑब्जेक्टिव वीडियो जो 27 अगस्त को हुए थे। इसका पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो इसका जो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो वास्तविक फोकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। इसमें दो तरह का शीशे लगे होते हैं। एक होता है अग्रदीप मतलब आगे देखने के लिए, एक होता है पश्चिदीप मतलब पीछे देखने के लिए। तो आगे देखने के लिए यहाँ अवतल लेंस अवतल दर्पण का यूज किया जाता है और पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। लेकिन इसमें बोला गया है कि मोटर वाहन के सामने यानी कि सामने देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो पहला इसका सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा का पहला नंबर यानी कि अवतल दर्पण इसका सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो इसमें एक फार्मूला होता है F बराबर 1/p। तो F बराबर डायोप्टर दिया था -2। तो सबसे पहले इसमें जो दिए थे, अब इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो F बराबर आपको आ जाएंगे -0.5। अभी जो आंसर जो होते हैं वो आपका फोकस जो होता है हमेशा मीटर में होता है, लेकिन इसमें जो दिए गए हैं वो मीटर में ना होकर सेंटीमीटर में दिया गया है। तो फिर हम F को यानी कि 0.5 को अगर हम 100 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर को में बदलने के लिए इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, तो आपका जो आंसर आएंगे 50, यानी कि अब जब इसमें माइनस लगे हुए थे तो -50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है -50 सेंटीमीटर वो आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होता है। तो इसमें से देखा जाए तो पहला ऑप्शन में हीरा, सेकंड में शीशा, थर्ड में है जल और फोर्थ में हवा। तो इसका जो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हीरा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएंगे। इसमें अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जिसके कारण से सबसे अधिक चमकदार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या का क्या संबंध है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है R बराबर 2F, क्योंकि त्रिज्या होता है फोकस का 2 गुना होता है। तो ये फार्मूला था, तो ये तो फार्मूला कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम फार्मूला को क्या करेंगे कि F बराबर R और ये 2 गुना में था वो आपका भागा में चले जाएंगे, क्रॉस मल्टीपल इसमें गुना किए। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अगर इसमें से अगर देखें तो दोनों आपका ऑप्शन सही होता है, पहला और तीसरा। लेकिन विशेष रूप से अगर देखा जाए तो चेहरा देखने के लिए हम लोग समतल दर्पण का यूज करते हैं और दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। हालांकि दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शंस के तहत यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के तहत अगर राइट आंसर अगर किया जाए तो आपका अवतल दर्पण जो आपको राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। तो देखो वो जो मनुष्य के आँख पे जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि दृष्टि पटल पे बनता है। मानव के नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के नेत्र के दृष्टि पटल पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या है। मतलब कि कहने का मतलब है कि मनुष्य का अधिकतम दूरी
क्योंकि यहाँ पे दूर बिंदु का बात किया है। तो अधिकतम जो दूरी होता है वो अनंत होता है, यानी कि मनुष्य जो है वो अनंत दूरी तक देख सकता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में अगर यदि निकटतम दूरी रखता है, यानी कि सबसे न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो आपका 25 सेंटीमीटर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन कर रहा है दूर बिंदु, यानी कि आपका मनुष्य का जो आँख है वो कहाँ तक देख सकता है, तो वो अनंत तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का अगर राइट आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेत्र में पाए जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? कहने का मतलब कि जब हमारे आँख में जब प्रकाश जब जाता है आँख से द्वारा अंदर, तो वह उसको नियंत्रित कौन करता है? तो उसको नियंत्रित करता है ये परितारिका। अगर नेत्र से संबंधित अगर एक वीडियो अलग से बनाएंगे, उसमें सारे विश्लेषण बताएंगे कि आँख का नेत्र में क्या होते हैं, नहीं होते हैं, कैसे क्या कौन सा वर्क करता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का जो होता है मानव का नेत्र में जो प्रकाश को जो नियंत्रित करता है, उसका काम वो काम जो होता है वो परितारिका का काम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका ये सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की आकृति क्या होती है? तो मानव के नेत्र में हमेशा जो प्राकृतिक जो बनती है प्रतिबिंब बनती है वो उल्टा और वास्तविक, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि मानव नेत्र में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा उल्टा होता है और वास्तविक होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नीला लिटमस पेपर किसे लाल हो जाता है? तो एक फार्मूला होता है अनिल। ये फार्मूला को याद रखिएगा तो आपको बहुत सारे हेल्प इसमें मिल सकते हैं। अनिल का मतलब होता है कि आ से होता है अम्ल, आ से होता है अम्ल। अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसी फार्मूला के बेस पर हम देखें यहाँ पे इस फार्मूला का अनिल पे, तो देखते हैं कि अम्ल जो होता है वो नीला करता है। तो किसको नीला करते हैं? तो इसमें अगर देखिए तो यहाँ देखिए नीला पत्र को लाल करता है, यानी कि अम्ल इसका जो हो जाएंगे वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 11 का आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि नीला लिटमस पत्र को कैसे करता है? लाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 12 नंबर है, निम्न में से कौन क्षार है? क्षार प्रवृत्ति, क्षार जो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो इसमें अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि NaOH है, इसकी जो प्रवृत्ति होता है वो क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से समीकरण CaCO3 उष्मा CaO + CO2 में किस प्रकार का विक्रिया हो रहे हैं? तो इसमें आप लोग क्रिया को अगर चैप्टर 1 को अगर पढ़ेंगे तो उसमें देखते होंगे संयोजन और वियोजन। संयोजन में होता है कि दो छोटे अभिकारक मिलकर एक बड़ा उत्पाद बनाता है, और वियोजन अभिक्रिया में होता है कि एक बड़ा अभिकारक टूटकर दो नए एवं छोटे उत्पाद बनाते हैं। मतलब वियोजन का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि इसमें अगर ध्यान से देखें अगर इक्वेशंस को आप, तो ये जो यहाँ पे एक साथ में है और यहाँ पे देखिए वो तोड़ रहे हैं, मतलब अलग अलग हो जा रहे हैं। तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इस अनुसार से इस अभिक्रिया में अगर देखें तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट 14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का कि जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो इसमें दो तरह कहते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड पे जो होता है वो H2 यानी कि हाइड्रोजन जो होता है वहाँ से मुक्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4.2H2O। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्पज से। धवन सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ग्लूकोज, ये सब ऐसे फार्मूले होते हैं जिसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा मस्ट हो जाता है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 15 के अनुसार जो होता है जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.C2H2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जो एक दूसरे के नाम क्या है? मतलब कहने वाले वो ऐसे अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ देखा जाता है।
तो वो जो अभिक्रिया कहलाता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं। अब अपचयन किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। और उपचयन होता है जिसमें, और इस तरह से देखें तो उपचयन और अपचयन दोनों को जो अभिक्रिया था उसमें रिडॉक्स अभिक्रिया कराने की क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 के निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो इसका जो बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होते हैं Ca ब्रैकेट के अंदर OH2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH का मान कितना होता है? तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया Na2CO3 का जब जलीय विलयन का जब हम इसको करते हैं तो इसका जो pH स्केल में जो इसका मान हो जाता है वो आपका 8 हो जाते हैं। और एक चीज़ पता है कि 7 से आगे अगर जाते हैं तो वो जो होते हैं वो क्षारीय परिवर्ती यानी कि क्षार के रूप में इसका रहता है, तो इसका pH मान 8 हो जाता है। यानी कि इसका जो अगर राइट आंसर अगर देखा जाए तो आपका 18 का ऑप्शन नंबर राइट इसका 7 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसका pH मान 7 हो जाता है, क्योंकि क्षारीय में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें एक होता है ऑक्सीकरण, लेकिन इसमें ऑप्शन में ऑक्सीकरण ये अभिक्रिया इसमें नहीं दिया गया। तो इसमें अगर देखें तो उष्मा क्षेपी यानी कि जिसमें उष्मा परिवर्तित होता है, ये इसका यानी कि ऑप्शन नंबर 19 का थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर का। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरे में जो अम्ल पाया जाता है वो सैटरिक अम्ल पाया जाता है। इसमें से बहुत सारे ऐसे जो अम्ल जो होता है पाया जाता है, जैसे बिच्छू का डंक में, टमाटर में, ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एग्जाम के से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो वो होता है सैटरिक अम्ल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं, देखते हैं तो क्या है सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसके लिए सब क्या आवश्यक है? जैसे कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो सपोषी में आते हैं, वो अपना भोजन स्वयं। CO2 ये भी जरूरी है। क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में पाए जाते हैं, जिसके कारण से पत्ते हरे होते हैं, ये भी जरूरी है। सूर्य का प्रकाश ये भी इसके लिए बहुत जरूरी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। इनमें से सभी जरूरी होते हैं सपोषी पोषण के लिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 तक भी हम कंप्लीट किए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर की क्या है। श्वसन वर्गन किसे कहते हैं? तो ये जो होता है हीमोग्लोबिन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन वर्ग में किसे कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। तो हम लोग को ब्लड के 2 ग्रुप में होते हैं, एक होता है WBC, एक होता है RBC। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए तो श्वसन वर्ग में जो होता है ये आपका हीमोग्लोबिन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो होता है इसमें वो आपका ऑक्सीजन नहीं होगा। नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, वो ग्रहण नहीं करते, उत्पाद में इसका ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में ये मुक्त होता है, ना कि इसको आवश्यकता होता है, ये छोड़ते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 23 का जो क्वेश्चन नंबर का 23 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 24 नंबर का आपका पौधे में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें एक 2 तरह से पाया जाता है, इसमें 2 उत्तर की होती है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम का अलग कार्य होता है, फ्लोएम का अलग कार्य होता है। लेकिन जाइलम का जब यहाँ पे बात किया गया है तो जाइलम का काम होता है कि जो पानियों को अवशोषित करना
यानी कि जल के थ्रू से पानी को अवशोषित करना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो गया। जाइलम का काम होता है पानी को अवशोषित करना और पेड़ पौधे में प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होते हैं? तो पत्तियों में जो गैसों का जो आदान प्रदान होते हैं वो आपका रंध्र से होता है। रंध्र क्या होता है कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसी छिद्र को रंध्र बोला जाता है। इसी से क्या होता है कि पत्तियों में गैसों का आदान और प्रदान होता है, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, रंध्र, जो कि पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26 नंबर, वृक्क का रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन है कि वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस इसको कहते हैं। डायलिसिस मतलब तो ब्लड को फिल्टर करना, मतलब अच्छी तरह से उसको क्लीन करना, साफ करना। तो इसका जो क्रियात्मक जो इकाई तो इसको बोलते हैं डायलिसिस, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 26 का 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो फेफड़ों द्वारा भी होता है, नीले द्वारा भी होता है, अलिंदों द्वारा भी होता है, यानी कि इनमें से सभी। अगर इसमें अगर क्वेश्चंस को अगर ध्यान से पढ़ना तो इसका मैं एक लेक्चर डालूंगा कि जिसमें हृदय के बारे में एक विशेष विश्लेषण करके बताएंगे। अगर इसको ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं उससे इम्प्रूव होकर मैं आपको वीडियो बना के आपके समझ में रख सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो होता है आपका, इनमें से सभी से पंप शरीर में रक्त का परिवहन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? मतलब जो हमारे को रक्त कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे है, तो इसको अगर मापने के लिए देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल 28 का ऑप्शन नंबर 18 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्फेनोस गैनोमीटर। इसी से हम लोग का जो शरीर का जो रक्तचाप को मापा जाता है, यानी कि 28 क्वेश्चन नंबर का थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये जो होती है आपको यकृत में पाए जाते हैं। जठर ग्रंथि जो होता है आपका यकृत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पित्त रस का दाब स्राव होता है। पित्त रस का जो स्राव होता है वो कहाँ होता है? तो पित्त रस का स्राव होता है वो आपका अग्नाशय द्वारा होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से अब हम लोग का 30 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका लेक्चर आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर उसको अगर अच्छे से समझना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पे लेक्चर को बनाकर आपको समझ। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो अधिक से अधिक मेरे साथ जुड़ सके। मैं इसी तरह से हर एक एग्ज़ाम्स का वीडियो का सोल्यूशंस का इसमें अपलोड किया करूँगा। अगर इस क्वेश्चंस का अगर PDF चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप का लिंक मेरे चैनल पर दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको मैं इस क्वेश्चंस का PDF प्रोवाइड कर दूँगा।